हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और एक नई जर्नी का अपन आगाज करने वाले हैं। आज एक नया सफर 2026 के बोर्ड्स के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को फोड़ने का सफर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री को भी फोड़ेंगे अपन साथ में। आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत करता हूं मैं सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि क्या एडिशनल टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन से रिलेटेड चैप्टर्स है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपने को। और स्टार्ट करने से पहले बस इतना बताऊंगा कि सिर्फ ये वीडियो देखकर बोर होके बैठ मत जाना, है ना। क्योंकि अगर तुम्हें बोर्ड्स फोड़ना है और उसके साथ बाद में सीयूटी का एग्जाम भी फोड़ना है, ठीक है, ये वाला वीडियो ही नहीं बल्कि आगे आने वाली जर्नी जितनी भी क्लासेस वगैरह रहने वाली है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पूरा देखना और उसके बाद क्लासेस में आया करना, है ना। यूट्यूब पे जो लाइव क्लासेस रहेगी उसमें आया करना और लगातार पढ़ाई करना स्टार्ट करना। क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी छोड़ दिया है ना, अभी बहुत सही टाइम में पढ़ाई स्टार्ट करने का, जून का महीना चल रहा है, ठीक है। अभी से अगर आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे तो अगले साल का मार्च आते आते 22 मार्च के आसपास पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप लोग बड़ी इजीली उसको फोड़ पाओगे। लेकिन अगर आप लोग मजे लेते रहे अभी तो बाद में एग्जाम आपके मजे लेगा, ठीक है। तो एग्जाम को मजे मत लेने देना। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपन क्या करने वाले। तो क्लास 12th का बोर्ड्स 2026 में पूछा जाने वाला पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अपन डिस्कस करते हैं। आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। कंप्लीट सिलेबस देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या प्रोवाइड किया और सीबीएसई हम लोगों से क्या क्या पूछ रही है। अगर अपन जरा कोर्स का स्ट्रक्चर देखें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, तो हमारे पास दो किताबें हैं, हम सबको पता है। एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली किताब और दूसरी वाली किताब जो है हमारी वो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली है ना। तो वर्ल्ड वाली जो बुक है उसको अपन बुक 1 बोलते हैं और जो इंडिया वाली किताब है उसको अपन बुक 2 बोलते हैं। तो ये दो किताबें अपने पास। तो बुक 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से डिलीटेड चैप्टर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके बारे में बात करेंगे अपन। देखिए जरा क्या बता रहा है। तो पहला जो हमारी किताब है वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आता है कोल्ड वॉर एरा का, जो कि डिलीटेड है ना। तो कोल्ड वॉर एरा, ये वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये चैप्टर बेस बनता है इस वाले चैप्टर का। खैर ये वाला चैप्टर डिलीटेड है, सीयूईटी में इस बार भी नहीं आया था 2025 में, क्योंकि डिलीटेड चैप्टर्स पूछे नहीं गए थे। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कहीं से मिल जाए कोल्ड वॉर वाला, या फिर मैं ही एक वीडियो बना के डाल दूंगा कोल्ड वॉर की, तो ये एक बेस बन जाता है। या फिर मैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में कोल्ड वॉर को डिस्कस करके ढंग से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है हमारा। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में अपन देखने वाले हैं यूएसए और यूएसएसआर के बीच की जंग, है ना। लेकिन ये कोल्ड वॉर रहने वाला है, हॉट वॉर नहीं रहने वाला है। क्या मतलब है, मतलब यूएसए और यूएसएसआर, पहले तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि यूएसएसआर क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में एक कंपटीशन चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, टसल चल रहा है दो सुपर पावर्स के बीच में, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर। तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यूएसएसआर क्या था, मेनली अपन इसमें कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म के बीच की लड़ाई देखेंगे, है ना। और बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और ये चैप्टर जो है 6 नंबर का है। बुक 1 की खास बात यह है कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स 6 नंबर के हैं। 7 चैप्टर इसमें से आ रहे हैं, 6 चैप्टर 6 नंबर के हैं। एक बस ग्लोबलाइजेशन है जो कि 4 नंबर का है। इसका मतलब बुक 1 अपने को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एक भी चैप्टर छोड़ने का मतलब है 6 नंबर गया पानी में, छपैक हो जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है हमारे पास वो है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसको अपन अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से जानते थे पहले, या फिर इसी को अपन एक और नाम से जानते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, है ना। तो एनसीईआरटी की खासियत है, पहले एनसीईआरटी जैसे जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे चैप्टर्स के नाम भी चेंज करती है ना। पहले अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर था, फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और अब कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। ऐसा क्यों है, जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा आप लोगों को, तो क्लासेस में आया करना, ठीक है। इसके बाद देखो एनसीईआरटी की खूबसूरती ये है कि पहले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बताएगा, है ना, पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताएगा, फिर बताएगा कि और कौन से सुपर पावर्स इमर्ज हो रहे हैं, फिर आएगा हमारे पास कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में ये हमें हमारे साउथ एशिया पर लेकर आएगा, है ना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, है ना, इन कंट्रीज की बात करेंगे। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे। चाइना वगैरह इसमें नहीं आता है साउथ एशिया में, तो इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। ये भी 6 नंबर का चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये 3 चैप्टर इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर ये 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं तुम लोगों को,
तो आधी पॉलिटिक्स तो तुम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, यही चैप्टर्स आप लोगों को बुक 2 में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, प्लस आगे की चीज़ें समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे के जो 4 चैप्टर्स हैं आफ्टर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और ग्लोबलाइजेशन, ये 4 चैप्टर्स समझने वाले, कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों को काफ़ी बार मुश्किल होती है कि सर कैसे समझे इन वाले चैप्टर्स को, पर इतना मुश्किल नहीं है ना, मेरी मानो बहुत सिंपल चैप्टर्स है। ठीक है, और 6 नंबर देकर जा रहे हैं ये 3 चैप्टर्स, 18 नंबर। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि इन चैप्टर्स में वॉर वगैरह नहीं हो रही है ना, इन चैप्टर्स में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, बड़े बड़े लीडर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कई बार बोरिंग लगता है बच्चों को, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मोइन भाई से पढ़ना तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट और ग्लोबलाइजेशन, ये 4 चैप्टर्स जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपन मेनली यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी में अपन पढ़ेंगे सिक्योरिटी क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में। एनवायरमेंट एंड नेशनल रिसोर्सेज, पहले तो ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में एनवायरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, किस तरीके से मीटिंग्स होती थी, है ना, एनवायरमेंट कैसे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्यों एनवायरमेंट पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने की जरूरत है, ये देखेंगे अपन। और फिर उसके बाद है अपने पास ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में मेनली अपन पढ़ते हैं कि किस तरीके से दुनिया का कल्चर एक जैसा होता जा रहा है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अभी थोड़ी सी ये टर्म्स लग रही होगी कि सर पता नहीं क्या ही बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन जब अपन पढ़ेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को लगेगा कि भैया मजा ही आ गया। ठीक है, और याद रखना आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा सब्जेक्ट रहने वाला है ना। और अगर अभी तक आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आती थी तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है अगर आप लोग मेरे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, इस बात की तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तो बुक 1 जो है अपनी, वो कंप्लीटली 7 चैप्टर सारे, उसमें सारे चैप्टर 6 नंबर के, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन 4 नंबर का, और टोटल 40 नंबर की है ना। तो 40 मार्क्स देने वाली है आप लोगों को बुक 1। पेपर अपना 80 नंबर का होता है, 40 नंबर बुक 1 से आएंगे, 40 नंबर बुक 2 से। बुक 2 पे आते हैं। अच्छा, बुक 2 में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। सर बुक 2 में क्यों मजा आएगा हम लोगों को ज्यादा? इस वजह से क्योंकि बुक 2 जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, तो जाने पहचाने चेहरे हैं। ठीक है, अपन पढ़ेंगे इसमें नेहरू के बारे में, है ना, अपन पढ़ेंगे इसमें इंदिरा गांधी के बारे में, ठीक है, अपन पढ़ेंगे इसमें जयप्रकाश नारायण के बारे में, राम मनोहर लोहिया के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग इनमें से किसी नाम को नहीं जानते तो आप लोग जानेंगे। ठीक है, और अपन न्यूट्रल रहकर, है ना, बिना किसी का सपोर्ट करें, जहाँ पर कोई बंदा अच्छी चीज़ कर रहा है तो अच्छा बोल करो, कोई बंदा बुरी चीज़ कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करके पढ़ने वाले, तो बहुत मज़ा आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी भी हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना चाहती है कि भैया सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे अभी अपन। सबसे पहला चैप्टर, वन ऑफ माय फेवरेट, है ना, और पहला ही चैप्टर है सबसे, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का। याद रखना, इस वाली किताब में 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स देकर जाएंगे। एक है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग जो कि 6 नंबर का है, फिर हमारे पास इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन जो कि 6 नंबर का है, फिर हमारे पास है रीजनल एस्पायरेशन 6 नंबर का, और 8 नंबर का रिसेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये अपने को बहुत ज्यादा क्या देने वाले, मार्क्स देकर जाने वाले। तो ये 4 चैप्टर्स जो है ये अपने को 6, 6, 6, 18 और 8 यानी कि 26 नंबर देके जाएंगे। तो 40 में से 26 नंबर इन 4 चैप्टर से आएंगे आप लोगों को। लेकिन पढ़ना अपने को सारा है, छोड़ना अपने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अपन ने कुछ भी छोड़ दिया तो कोई और तो पढ़ रहा है। ठीक है, तो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है ना, और माँ बाप तुम्हारे पे पैसा लगा रहे, माँ बाप तुम्हें भेज रहे स्कूलों में, है ना, क्लासेस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि उनको भी रिटर्न में कुछ देना है। तो अगर कुछ रिटर्न में देना चाहते हो तो ज़रूर क्या करना, पढ़ाई करना बहुत अच्छे से, और मैं बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा, तुम्हारी टेंशन मत लो। ठीक है, तो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग सबसे पहला चैप्टर जो कि 6 नंबर का है। फिर आता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को लगा लो, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का चैप्टर है, और बहुत छोटा चैप्टर है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, एक क्लास में भी खत्म हो सकता है ना, तो ईजी है। लेकिन अपन टाइम लगाएंगे इसमें, लगभग 2 ढाई क्लास 3 क्लास ले लेंगे अपन इसमें, और बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, अपना गलत नहीं होना चाहिए।
ठीक है। फिर बात आती है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस में। देखो, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में अपन मेनली पार्टीशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में अपन देखते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश हुई, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बारे में, सेकंड जनरल इलेक्शंस के बारे में, थर्ड जनरल इलेक्शंस 1962 के बारे में अपन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में अपन देखते हैं कि इंडिया ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कैसे स्टार्ट करा। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस में अपन देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, इंडिया के दोस्त कौन थे, दुश्मन कौन थे, क्या इंडिया यूएसए के ग्रुप का पार्ट था या यूएसएसआर के ग्रुप का पार्ट था, या इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट था, किसी और, इंडिया ने खुद का ही ग्रुप बना लिया था कोई, है ना। फिर इंडिया और चाइना के रिलेशंस वगैरह देखेंगे, है ना। तो बहुत मजेदार चैप्टर है। दलाई लामा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे अपन। फिर थोड़े से वॉर्स देखेंगे अपन, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947, 1965, 1971, है ना। और इंडो चाइना वॉर देखेंगे 1962 की, कारगिल वॉर देखेंगे 1999 की, है ना। तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को इसमें। कंसेप्ट अगर आप लोगों को याद हो गए ना, तो कंसेप्ट अगर याद है तो डेट्स याद हो जाएगी, अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट याद है तो डेट्स बड़ी इजीली याद हो जाती है। सिर्फ डायरेक्ट डेट्स याद करने के लिए जाओगे तो, है ना, डेट्स उठा के तुम्हें पानी में डाल देगी, छपैक हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो वैसा नहीं करना। आगे आते फिर अपन चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। मुझे बहुत पसंद है ये वाला चैप्टर, ठीक है, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो अपन मेनली इसमें 1960s के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसे लगा लो कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का या चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। फिर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर पार्ट नंबर 4 और रिसेंट डेवलपमेंट पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो ऐसा लगता है इस वाली किताब में कि एक स्टोरी चलती जा रही है, ठीक है। चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम 4 नंबर का चैप्टर है और बहुत प्यारा चैप्टर है। कांग्रेस को क्या क्या चैलेंजेस आए, राम मनोहर लोहिया की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे अपन, नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में इसमें। फिर इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया गया, सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस क्या होते थे, ठीक है, उन सब के बारे में देखेंगे। और 1971 के इलेक्शंस गरीबी हटाओ के नारे के साथ अपन इसको एंड करेंगे, ठीक है। फिर आता है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर का मेन मुद्दा है इमरजेंसी। तो अपन इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि इमरजेंसी कैसे लगाई गई थी इंडिया में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, वो सब कुछ। फिर आता है अपने पास बड़ा ही खतरनाक, बहुत वास्ट, बहुत बड़ा चैप्टर जिसका नाम है रीजनल एस्पिरेशंस। रीजनल एस्पिरेशंस बच्चों को दिक्कत बहुत देता है, ठीक है। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट ये भी है रीजनल एस्पिरेशंस। अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूं इस वाली किताब से तो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस और ये 3-4 सारे, ठीक है। बस पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये रीजनल एस्पिरेशन में अपन मेनली पढ़ने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, है ना। आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल स्टेट कैसे बनाया गया था, कैसे एबोलिश करा गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन इसमें पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, है ना, खालिस्तान इशू के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर अपन देखेंगे थोड़ा सा इसमें नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है वो। तो अपन देखेंगे थोड़ा सा नक्सलाइट मूवमेंट भी। और फिर अपन रीजनल एस्पिरेशंस में अपन पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में, आसाम के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, ठीक है, और नागालैंड के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह कवर करके अपन मज़े से इसको पढ़ने वाले। फिर लास्ट में आते हैं बड़ा ही खतरनाक चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि आज के टाइम पीरियड में इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए, है ना। जैसे जातियों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल रैलीज में, ठीक है, वोट बैंक बनाया जाता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर इंडिया के सेकुलरिज्म पे सवाल उठता है कि इंडिया क्या अभी भी सेकुलर कंट्री है या नहीं है, क्या इंडिया एक कम्युनल कंट्री बनता जा रहा है, ठीक है। फिर अपन प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे 1989 के बाद, कांग्रेस सिस्टम एंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ये वाली जो किताब है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये वाला चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है दोनों किताबों में, 8 नंबर का, और बहुत प्यारा चैप्टर है। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें आती है, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ढंग से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे, एंड तक पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को। आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है पॉलिटिकल साइंस, याद रखना, ठीक है। अरे इस बार तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन रहेगा कि हिस्ट्री फेवरेट है या पॉलिटिकल साइंस। खैर कोई बात नहीं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये अपने पास 2 किताबें थी, बुक 1 40 नंबर की, बुक 2 40 नंबर की। बुक 2 में 4 चैप्टर्स मैंने ऐसे बताया जो आपको 26 नंबर देकर जाएगा। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, क्या नाम है, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस और रीजनल एस्पिरेशंस और रिसेंट डेवलपमेंट, ठीक है। 40 में से 26 नंबर तो यही देकर जाएगा। डन। अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। इंपॉर्टेंट बात करते हैं अब। सीबीएसई ने कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं हमें, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
ये रहे, अरे अरे ये रहे, ये देखो, ये एडिशनल टॉपिक्स है, जैसे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर जो है हमारा बुक 1 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसमें अरब स्प्रिंग नाम का एक एडिशनल टॉपिक है। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ वार में ब्रिक्स है, रशिया है, इंडिया है, ठीक है, इसके साथ साथ इजराइल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनेस्को है, यूनिसेफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारी चीज़ें, टेररिज्म के बारे में बताया गया है, ठीक। फिर बुक 2 में भी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। फिर अगर अपन बात करें नीति आयोग के बारे में दिया गया है एडिशनल टॉपिक्स में, ठीक है, और नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में जो बनी थी प्लानिंग कमीशन के साथ, उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सवाल ये है कि क्या सर हमें इसको पढ़ना है? देखो, सबसे पहले आपने वो पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद टाइम बचे और तुम्हें एनसीईआरटी पूरी आती है तो इसको पढ़ना है। बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल टॉपिक्स सीबीएसई ने प्रोवाइड तो किए हैं, लेकिन यहां से बोर्ड्स में सवाल नहीं आएंगे, है ना। बोर्ड्स में एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर आपको कैसे पता? हल्के में ले रहा हूं, मोइन भाई को हल्के में नहीं लेना बस, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, ये है एडिशनल रेफरेंस मटेरियल, ठीक है, क्लास 11 क्लास 12 दोनों का दिया हुआ है एक साथ, और सीबीएसई ने नोट दिया हुआ है। पढ़ो जरा नोट में क्या लिखा हुआ। इस नोट में लिखा हुआ है द एडिशनल रेफरेंस मटेरियल इज फॉर क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड विल नॉट बी असेस्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। बोर्ड्स में इसको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्या सर आप पढ़ाएंगे? मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन सिलेबस होने के बाद, है ना। अब रही बात सीयूईटी की, कि सर क्या सीयूईटी में ये वाला एडिशनल टॉपिक्स आते? तो देखो, सीयूईटी के सिलेबस में एडिशनल टॉपिक्स वैसे इस साल तो नहीं थे, 2025 में तो नहीं थे, इससे पहले 2024 में, 23 में, 22 में, 2022, 2023, 2024 में आते ही आते थे यहाँ से क्वेश्चंस, और बहुत क्वेश्चंस आते थे। इस बार भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि सीयूईटी ने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आए, ठीक है। तो सीयूईटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, लेकिन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन छोड़ सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा, अब क्या बचा अपने पास? अब अपने पास बचा कि सर सिलेबस अपन ने देख लिया कंप्लीटली बोर्ड 2026 का। अब ये बताइए कि जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, ये अपनी सुपर डुपर प्रिपरेशन कैसे करें? तो सुपर डुपर प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को रोज मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ना है, इसी चैनल पर, सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी पर रोज जुड़ना है और मजा करना है, ठीक है। प्लस अगर आप लोगों को और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना, एक आइसोलेटेड माहौल में प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हर चीज़ पढ़नी है, तो आप लोग हमारा विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो विजेता बैच में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है सर? तो विजेता बैच में आपको मेनली पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, है ना। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों के दोनों मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है उस चीज़ की। पॉलिटिकल साइंस की भी नहीं लेनी और हिस्ट्री की भी नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट अपने हाथ के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। प्लस कैसे ले सकते हैं सर हम इस बैच को? जिसको भी ये बैच लेना है, आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोगों ने मेरी लॉन्चिंग वाली वीडियो देखी है, ये जो ऑफिशियल लॉन्च हुआ था मेरा, देखा है, ठीक है। या फिर ये वाली वीडियो जो है, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो आप लोग। कहाँ जा सकते हो? डिस्क्रिप्शन में, इधर देखो, इसको मैं जरा शो लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है ऑफिशियल लॉन्च वाला हमारा वीडियो, या फिर इस वाली वीडियो के नीचे भी जा सकते हो आप लोग, और ये डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, व्यूज के नीचे। मोर पे जाओगे तो क्लास 11th और क्लास 12 दिखेगा। आप क्लास 12th वाले हो आप लोग, क्लास 12th में ये वाला लिंक जो है, इस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के सामने सीधा सीधा विजेता बैच खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास गेट सब्सक्रिप्शन का, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो पहले आपका फ़ोन नंबर मांगेगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, और भी चीज़ें पूछेगा वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ठीक, अपन गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, और जैसे गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो अपने पास यहाँ पर अपने को प्लस बैच दिखाई देगा, और एक अपने को आइकॉनिक बैच दिखाई देगा। विजेता बैच के 2 पार्ट है, एक प्लस एक आइकॉनिक। सर कौन सा बेटर है? दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिल जाती है, तो आइकॉनिक थोड़ा सा महंगा है ना, पर्सनल मेंटर मिलता है आप लोगों को इसमें। प्लस वाला जो है सेम ही है, लेकिन ये सस्ता है,
ठीक है, इसमें मेंटरशिप आप लोगों को नहीं मिलती, बाकी सब कुछ आप लोगों को मिलता है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दोनों में मैं ही पढ़ा, ठीक है। तो अपन सिलेक्ट प्लस करेंगे। अब जरा ध्यान सुनो, 12 महीने का बैच रहेगा अपना ये, ठीक है। वैसे बैच की प्राइस जो है वो 29,998 रुपीज के आसपास की है। यहाँ पर जाएंगे अपन रेफरल कोड पे, यहाँ पर लिखा हुआ हैव रेफरल कोड, इस पे जाएंगे और इस पे जाकर अपन लिखेंगे मोइन लाइव, चाहे आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोइन लाइव लिखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे अपन अप्लाई करेंगे अपने को दिख रहा है कि पैसा कम हो रहा है, और ये वाला बैच जो है पूरे साल का अपने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 11,999, 11,999 रुपीज़ में पूरा के पूरा आप लोगों को ये वाला बैच मिलने वाला है पूरे साल का, ठीक है। फिर अपन इसको बस प्रोसीड टू पे कर देंगे और खरीद लेंगे। कहाँ गया, ठीक है, प्रोसीड टू पे कर देंगे और यहाँ से अपन इसको जनरेट करके QR वगैरह जनरेट करके डाल देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसा तुम्हें करना है। या फिर आप लोग इसमें EMI वगैरह का भी ऑप्शन आता है, वो भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। खैर, तो मेरी तरफ से यही था, है ना। आई होप कि आप सब लोगों को ये वाला जो सेशन है बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगा होगा। फायदेमंद लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज वाली वीडियो आप लोग कैसे लगी। टाटा। Unacademy. Let's crack it.